Okay, Sonal, okay, Dhruv, okay, C aspirants, Aditi Bajpai, relative of Manoj Bajpai, Vinayak, Surya, Nisha, fantastic. Okay, let's do it. Okay, understand my dear friends very 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 clearly. Okay, here my entire objective and agenda is कि यार मैं जितने भी monetary limits है, rates है, okay, that we are supposed to do in GST, we are doing it here. We are doing it here. Make sense? Makes sense. Okay. So that is one initiative I thought that I should take because students are generally very confused कि यार अच्छा वो रेट है, अच्छा वो वहाँ पे वो वैल्यू है, अच्छा वो वहाँ पे ये परसेंटेज है, राइट? थैंक यू किस्मत, राइट? तो आई थॉट कि लेट्स टेक एन इनिशिएटिव जहाँ पे चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूँ यार इसमें ये लिमिट याद रखना, इसमें ये मॉनेटरी लिमिट आता है, इसमें ये परसेंटेज आता है, तो जस्ट रिमेंबर दैट. So there is a quick revision that I thought we can definitely execute, and there we go, my dear friends. It won't take more than frankly 20 or 30 minutes, and we will revise all the limits, and you will actually remember them. Right? That is the objective. And ये confusion क्या है दूर करने के लिए मैंने क्या है ये रखा है, तो आप अपने बुलेटिन बोर्ड या अपने सामने नोट्स में क्या है ये रख सकते हो, क्योंकि इतनी ही लिमिट्स है जो क्या है आपको टेक केयर करनी है. ठीक है, तो आज लेक्चर है मॉनेटरी लिमिट्स एंड रेट्स का, कल लेक्चर होगा ड्यू डेट्स का, राइट? तो कौन से ऐसे क्या है चैप्टर्स है आपको ड्यू डेट पे ध्यान देना है, राइट? कि दिस डेट एंड दिस डेट विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर, वॉट एवर द केस विल बी, दैट विल बी समथिंग दैट विल बी टॉट टुमारो, राइट? तो आई थिंक दिस इज इनिशिएटिव दैट माइट हेल्प. इफ यू थिंक दैट इट माइट हेल्प देन प्लीज 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 लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज गाइज शेयर कर देना, बिकॉज आई एम श्योर आपको अगर ये हेल्पफुल है तो बाकी और लोगों को होगा. और मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ, एक शॉर्ट में बोल देता हूँ कि यार जब एक ऑनलाइन टीचर आपको बोल रहा है ना कमेंट करो, तो करो कमेंट, बिकॉज उससे क्या होता है उसका प्रोत्साहन बढ़ता है, क्योंकि वो क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा. क्लासरूम में क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट फीडबैक अवेलेबल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यस सर यस सर यस सर. पर यहाँ पे आपके कॉमेंट्स ही है जो हमारा क्या एक स्रोत है एनकरेजमेंट का और क्या अप्रिसिएशन का. And if we will get that, we will just be very motivated and enthusiastic to come up with something like this that will solve your problem. So your karma is at the end of the day going to help you only, right? Okay, now without wasting any time, let's hit it. Monetary limits and rates to remember in GST. तो सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं आर्टिकल 279A की बात कर रहा हूँ, एंड आई विल आस्क यू विच आर द मॉनेटरी लिमिट्स एंड यू विल हैव टू क्विकली आंसर. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर कीबोर्ड्स फटाफट से एंड और ऑन योर मोबाइल एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग. ओके, फटाफट से. आर्टिकल 279 है क्या है? इफ यू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल में दो चीज़ें आती है. सबसे पहला यहाँ पे आता है मेजॉरिटी, कि आज मेजॉरिटी वोटिंग कितनी चाहिए अपने को. यस 50% या 75 से ज़्यादा अगर एक पक्ष में है तो डेफिनेटली क्या है वो चीज़ का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. अच्छा, कितने जन चाहिए अपने, कोरम कितना होना चाहिए, कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 50%. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये भी एक बात बताओ कि आज जो 75% आपका वोटिंग है उसमें से कितना परसेंटेज वेट होता है सीजी का और कितना होता है एसजी का. तो सीजी का होता है 1/3, एसजी का होता है 2/3. वेरी सिंपल, दैट इज दैट. अच्छा, नेक्स्ट इज चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन में आपको पता है 9(1) में ही लिमिट डाल दिया है कि जो सीजीएसटी का रेट है दैट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 20%, जो भी करेंटली 14% है. इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 20%. तो ये 20% क्या है याद रखना लिमिट. नेक्स्ट इज माय डिफरेंट सप्लाई. सप्लाई में दोस्तों इफ यू रिमेंबर 7(1)(c) उसमें एक ट्रांजैक्शन आता है क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दे बोथ आर रिलेटेड पर्सन. तो आज अगर देखो, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या गिफ्ट देता है तो वो दे रहा है गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ डीम सप्लाई. 7(1)(c) में आ जाएगा, 7(1)(c) में आ जाएगा, बट प्रोविजो उसका ट्रिगर हो जाता है अगर वो गिफ्ट इज अप टू 50,000. इफ दैट गिफ्ट इज अप टू 50,000 पर एम्प्लॉई पर एनम, तो ऐसा सिचुएशन है. तो दोस्तों याद रखना 50,000 तक की गिफ्ट है तो नॉट अ सप्लाई. हाँ, 50,000 और 1 रुपये की, यानी इवन अ रुपी है मोर देन दैट, देन डेफिनेटली याद रखना प्रोविजो हट जाएगा, नॉर्मल सेक्शन 7(1)(c) का आ जाएगा और ये शेड्यूल 1 का ही एक्टिविटी माना जाएगा. आर यू गेटिंग इट? यस. तो
तो अगर 40,000 है तो नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। 60,000 है तो पूरा डीम सप्लाई एंड पूरे पे लगेगा जीएसटी। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से क्या कंपोजिशन स्कीम में आ गया। कंपोजिशन स्कीम में माय डियर फ्रेंड सबसे पहले तो क्या है रेट है बॉस। एक है अपना मैन्युफैक्चर ट्रेडर रेस्टोरेंट और वहाँ पे अपना 10(2) में है ओके ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यार मैन्युफैक्चर का रेट है 1, ट्रेडर का है 1, रेस्टोरेंट का है 5 और इसका है कितना 6%। बट एक ही चीज़ है क्या, सब में आप ये मल्टीप्लाई करोगे टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के साथ, एक्सेप्ट द ट्रेडर में से मल्टीप्लाई होगा टैक्सेबल सप्लाईज के साथ। याद है कि नहीं आपको? यस। नेक्स्ट क्या है कि आज माय डियर फ्रेंड्स अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में याद रखना, अगर आपका टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 150 lakhs या 75 lakhs, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में यू कैन डेफिनेटली टेक कॉम्पोजिशन स्कीम। बट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम डोंट रिमेंबर दिस, बट ओनली अप टू 150 lakhs और 75 lakhs। बियॉन्ड दैट कॉम्बो स्कीम लैक्सेस, नॉर्मल स्कीम स्टार्ट्स, राइट। 75 lakhs का लिमिट किसके लिए है? ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम प्लस उत्तराखंड, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट आसाम प्लस उत्तराखंड, दैट्स इट। नेक्स्ट 10(2) में और एक लिमिट है, याद रखना कि आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विस भी दे सकते हैं। थोड़ी बहुत कितनी सर्विस दे सकते हैं? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs whichever is higher। नेक्स्ट, अच्छा जैसे ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट 150 और 75 lakhs की है, वैसी सर्विस प्रोवाइडर की इतनी है 50 lakhs की। रेट कितना बोला? 6%। सिंपल, कॉम्पो में इतना ही याद रखना। अच्छा, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसमें याद रखना 31(3)(b) में जब हम बात करें कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की, तो प्लीज याद रखना कि यहाँ पे इशारा किस बात की तरफ है? करेक्ट, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है? रिसिपेंट होना चाहिए अनरजिस्टर्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे नहीं मांगना है क्या आपसे इनवॉइस, और तीसरी कंडीशन क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी लेस देन 200, यानी 199 पे वो रुक जाएगा, राइट। और अगर 200 है तो डेफिनेटली उसको अलग से इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, 200 या 200 से ऊपर है तो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे लेस देन 200 का लिमिट है, 200 नहीं, लेस देन 200 याद रखना, यानी ऐसा याद रखना 199 ऐसे याद रखना। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, पर याद रखना ये लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? मल्टीप्लेक्स सिनेमास के लिए नहीं है, यानी वहाँ पे भले ही क्या है टिकट का प्राइस इज लेस देन 200, पर उसको फिर भी क्या है कि इंडिविजुअल इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ई टिकट। यस। नेक्स्ट इज 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे याद रखो आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस का तो कॉन्सेप्ट पता ही है कि जितनी भी क्या सप्लाईज मैंने की है फ्रॉम द डेट आई बिकेम लायबल टू रजिस्टर अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, जितनी भी सप्लाईज हुए वो सब सप्लाईज के रिलेशन में मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस करूंगा। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि उसको ही लागत है किसकी बेटा? आईटीसी की। कब तक करूंगा? पॉइंट नंबर 1, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी। दूसरा अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है, वेयर द वैल्यू इज एक्सीडिंग 2.5 lakhs, then understand he cannot issue revised tax invoice. He cannot issue a consolidated revised tax invoice. Okay, understand that. He will have to issue a individual revised tax invoice. तो याद रखना ये 2.5 लाख का लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे भूल जाते हैं फॉर सम रीजन। और याद रखना मेरे बाप, ये है कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस है, ये टैक्स इनवॉइस, ये रिवाइज्ड है, ये टैक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जनरली कौन यूज करता है बेटा? रिटेलर। कौन यूज करता है? रिटेलर, जिसका आइटम ही छोटा होता है 50-100 रुपये 5 रुपये का। और ये कौन यूज करता है कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस? सप्लायर खुद ही क्या है अपने पास रखता है, उसे ये रिसिपेंट को देने की जरूरत नहीं है ओके कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब क्या है इंटरस्टेट सप्लाई हो गया और वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड हो गया, बात खत्म, आपको एक इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। ठीक है, ई इनवॉइस का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बेटा? 10 करोड़। और वो भी कब से गिनना है आपको? 17-18 से। कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में, क्यूमुलेटिव नहीं है, याद रखना, एग्रीगेट नहीं है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर में चेक करो कि कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर गया है, यस, तो भैया आपको इनवॉइस इशू का कंप्लायंस लग जाएगा।
डायनामिक क्यूआर कोड का सेम है, 500 करोड़ का लिमिट दिया है वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर का, ओके। और वो भी 17-18 से कभी भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर गया तो भैया करना पड़ेगा डायनेमिक क्यूआर कोड इश्यू, सिंपल, ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे हेडिंग गलत आ गया है, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कि अगर आपका क्या है एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो आप अपनी क्या है बेटा याद रखना 4 ही डिजिट लिखोगे HSN के हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और B2C में आप 4 लिखोगे पर वो ऑप्शनल होगा। पर अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो फिर आपको B2C सप्लाई में भी करना पड़ेगा, B2B में भी करना पड़ेगा। कितना करेंगे आप डिजिट? 6 डिजिट। तो आज 8 डिजिट का होता है वो, 8 डिजिट का होता है वो, 1 2 3, ओके। तो लास्ट होता है क्या? टैरिफ आइटम। फिर क्या होता है बता? अरे फिर क्या होता है बता? टैरिफ आइटम में हेडिंग, सब हेडिंग, और ये है चैप्टर। इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है गुड्स का और सर्विस का, ठीक है। तो आज याद रखना गवर्नमेंट बोलता है मुझे है ना 6 नंबर चाहिए है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चाहिए। कब? जब तेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा है और तू B2C और B2B सप्लाईज कर रहा है, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने बोला मैं 4 से भी काम चला लूंगा अगर तेरा टर्नओवर उससे कम है तो, ठीक है। तो ये कंप्लायंस याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई। भी टाइम ऑफ सप्लाई में प्लीज एक चीज याद रखना, एक होता है अपना क्या, सिंपल सी बात है 13(2) में सिनेरियो क्या है याद रखो, नॉर्मल चार्ज है, और नॉर्मल चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के 3 ही चीज है, एक है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक है डेट ऑफ इनवॉइस, और एक है डेट ऑफ पेमेंट। तो भी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जो है याद रखना, उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना है, विद इन 30 डेज, ओके। 30 दिन से के अंदर आपको क्या है इनवॉइस इशू कर देना। अगर होगा तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं हुआ तो कलेक्शन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। अरे समझा के नहीं? आवाज ऊपर नीचे हो रहा है? सही आ रहा है कि नहीं आवाज भाई लोग? अरे भाई लोग बोलो प्लीज। यस, ओके। अच्छा, तो ये 30 दिन के अंदर हुआ तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस के बाद हुआ तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ओके। अच्छा, एक और चीज प्लीज याद रखना, ओके, कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है एक्सेस में, अगर आपने पेमेंट कर दी है एक्सेस में, ओके, एक्सेस ऑफ अमाउंट डिस्प्यूट बट दैट अमाउंट विच इज इन एक्सेस इज अप टू 1000, यानी पे करना चाहिए था कितना 480, पर मैंने पे किया है कितना 500, तो इज इट दैट 20 रुपीज इज इन एक्सेस? यस। एंड इज दैट एक्सेस अमाउंट अप टू 1000? यस। तो सच एक्सेस अमाउंट गवर्नमेंट सेज time of supply will be date of issue of invoice and not date of payment. It will be date of issue of invoice, and that is the date of, that is basically the benefit of this note. Are you getting it? Yes, okay. ये 1000 रुपए वाला याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको पता ही है, फटाफट से बोलो माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। 22 सबसेक्शन 1 आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? बताओ, उसमें बोल दिया है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, 10 लाख 20 लाख 40 लाख, 40 लाख किस केस में? ओनली इन केस में यू आर सप्लाइंग ओनली गुड्स, ओके। वो अगर एक्सीड हो जाता है बेटा 40 लाख, तो याद रख, क्या बेटा याद रख, you will register but only in that state or union territory which is definitely my dear friends making taxable supplies. 10 lakhs किसको करोगे? MMT नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। Very simple my dear friends. Yes, perfect. Okay, next is obviously that 40 lakhs has 4 exceptions and you all know that. Next is कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसमें याद रखना प्लीज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, एंड इन दैट हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्लीज रिमेंबर दैट द प्रीडोमिनेंट नेचर शुड बी ऑफ हैंड, नॉट ऑफ मशीन्स। इट शुड बी ऑफ हैंड एंड नॉट मशीन्स, राइट? ये केस।
तो यहाँ पे याद रखना कंडीशंस कौन होनी चाहिए कि पैन होना चाहिए एंड दूसरा इट शुड जनरेट ई वे बिल। ये दोनों कंडीशन है तो 20 लाख 10 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा किसको, हैंडीक्राफ्ट वाले को, हैंडीक्राफ्ट वाले को, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू बी इन एंड गवर्नमेंट वांटेड टू गिव देम अ ब्रीदर के पहले तो 20 लाख तक की ऑक्स तो बना ले फिर कंप्लायंस की बात करेंगे भाई। और उसमें ये प्री डोमिनेंट का एंगल याद रखना, प्री डोमिनेंट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड्स 51%, anything more than 50% is bringing you in a dominant position. Okay, next पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में याद रखना इंटरेस्ट का जो रेट है वो 15% 12% नहीं, वो है 18%। वी आर ग्रूलिंग हिम, वी आर एक्चुअली पेनलाइजिंग हिम बिग टाइम। 18% पर एनम के हिसाब से लगता है ब्याज। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, और आपको पता ही है उसका पेमेंट का क्या सीन है कि उसका एक ग्रॉस बेस होता है, एक नेट बेस होता है। नेट यानी कि रिटर्न फाइल किया है, टैक्स पे किया है, वो रीज़न है तो नेट है। और अगर आपने क्या टैक्स सही टाइम पे किया है पर डिपार्टमेंट ने क्या नोटिस भेज दिया आपको और आप उसे अग्री करते हो एंड नाउ यू हैव टू पे इट एज पर सेक्शन 73-74, देन इन दैट केस वॉट एवर इज द नेट पेबल ग्रॉस बेसिस वही आएगा। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स ई लेजर। ई लेजर में क्या है? ई लायबिलिटी, ई क्रेडिट, ई कैश। ई लायबिलिटी, ई क्रेडिट एंड ई कैश। इसमें 10,000 वाला लिमिट है। याद रखना कि आज कैसे पैसा जमा करूँ मैं ई कैश लेजर में, तो बोला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस एंड साथ साथ में यू कैन डिपॉजिट कैश, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट बट ओनली अप टू 10,000 रुपीज पर चालान, राइट? करेक्ट, एंड पर टैक्स पीरियड। इज दैट वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स? यस। ओके, और उसके ये दोनों एक्सेप्शंस थे, तो प्लीज याद रखना ये 10,000 वाला लिमिट भूल मत जाना भाई, ठीक है? नेक्स्ट इज रूल 86A। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था, तो इसमें इसके रीजंस दिए हैं, राइट, कि क्यों डेबिट नहीं हो सकता है ई क्रेडिट लेजर, और वो डेबिट ना करने का जो पावर है वो किस एक्सटेंट तक किसके पास है। तो बोला ओके अप टू 1 करोड़ वो है एसीडीसी के पास, 1 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तो वो है एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के साथ, और अबव 5 CR है तो म्यूनसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के साथ। आर यू गेटिंग इट? यस। ये लोग ये लिमिट सेट करेंगे और इतने अमाउंट पे क्या आपको वेवर मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल 86B। रूल 86B याद करो दोस्तों, 99% यस, पर किसका किसका? यस माय डियर फ्रेंड्स, 99% आपको लेना है आपके आईटीसी का। तो हुआ ये है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है माय डियर फ्रेंड्स, जो सॉरी एग्रीगेट नहीं बोलूंगा मैं, टैक्सेबल बोलूंगा, जो आपके टैक्सेबल सप्लाईज है वो है 50 lakhs। वो है कितना? 50 lakhs माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और उसके पास आईटीसी पड़ा है कितना? 20 लाख का, ठीक है? तो आप समझो इस बात को, ओके, कि आज अगर आपका क्या टर्नओवर 50 lakhs में एक्सीड करता है इन अ मंथ, तो फिर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? वेरी 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 सिंपल, आपका जो आउटवर्ड सप्लाई होगा, आपका जो आउटवर्ड सप्लाई होगा उस पर 18% लगा दूंगा मैं, और जो भी आईटीसी होगा वो यहाँ लगा दूंगा, और नेट कैश पेबल आ ही जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, तो सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि एप्लीकेबल कब होगा। तो दिमाग में आया अच्छा मंथली टर्नओवर अगर क्या 50 लाख से ऊपर गया, तो फिर उसने क्या किया, जॉब, सिंपल सी बात है, ये बतलाया कि भैया देख 99% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है उतना ही आईटीसी मिलेगा, क्योंकि 1% ऑफ आउटपुट टैक्स आपको डेफिनेटली क्या है पे करना पड़ेगा इन कैश, ठीक है? फिर ये डेफिनेटली उसकी क्या है दोस्तों, केसेस है, रूल है, जहाँ पे 86B को क्या है बोला है कि ये एक्सेप्शन है और इस केसेस में 86B नहीं लगेगा, ठीक है? वो एक्सेप्शन पढ़ लेना फटाफट से। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड 17(4) बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17(4) में बोल दिया देख अगर बैंक और एनबीएफसी है तो आपको इनपुट हो या इनपुट सर्विस हो आपको बिंदास मिल जाएगा 50% आईटीसी, रिमेनिंग लैप्स हो जाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और 17(5) जब बात आई ब्लॉक क्रेडिट की, तो अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स वेरी 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 क्लियरली, उसमें मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल में बकायदा बोला है क्या कि सीटिंग कैपेसिटी शुड बी अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, समझा? यानी टोटल कितने जन होने चाहिए? 13 जन।
उसके ऊपर हुआ है तो डेफिनेटली उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार के उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पर माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो उसके ऊपर है, ओके सॉरी, पर वो क्या है, सीटिंग कैपेसिटी उसके ऊपर नहीं उसके नीचे है, तो डेफिनेटली क्या है इस केस में मंक एंटरटेन। ओके, तो उस केस में माय डिफरेंस वेरी सिंपल, इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली क्या है, ठीक है, वो 13 पैसेंजर के केस में अगर अप टू है तो नहीं मिलेगा एटीसी, बियॉन्ड है तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 18(1)(c) में याद रखना और 18(1)(d) में याद रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18(1)(c) और 18(1)(d), इसमें एक चीज़ याद रखना कि आपको क्या करना होगा बॉस, आपको ओके आईटीसी अवेल करना है, वो सी हो या डी हो। तो एक होता है अपना इनपुट्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। ओके, तो कैपिटल गुड्स में आप क्या करेंगे, आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और क्वार्टर साल में कितने होते हैं, 4, उसके अंदर एंडिंग क्या होता है, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। आर यू गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल ऑफ आईटीसी में बात किसकी बोली है, 18 सबसेक्शन 6, यानी कि क्या, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि जूने कैपिटल गुड्स आपने जिस पर ऑलरेडी आईटीसी ले लिया है वो आप उसे सेकेंड हैंड की तरह बेच रहे हो। तो आज इस केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, आईटीसी अवेल्ड -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स व्हिच एवर इज हायर। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके 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 ओके, फटाफट से आ जाओ। अच्छा, रिटर्न्स में लास्ट क्या है याद रखो, बात आती है क्या, जीएसटीआर 1 की, और जीएसटीआर 1 में ओके याद आती है हम लोग को कंसोलिडेटेड इनवॉइस वाइज डिटेल्स, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। तो याद रखना इंटरस्टेट सप्लाई में, और वो भी B2C में, B2C में इंटरस्टेट सप्लाई में अगर अप टू 2.5 लाख है तो स्टेट कंसोलिडेटेड वैल्यू, और अगर बियॉन्ड क्या है 2.5 लाख से पर ट्रांजैक्शन तो वो इनवॉइस वाइज है माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? यस, ओके। और जब मैं बात करता हूँ क्यूआरएमपी स्कीम की तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे भी क्या है कि एप्लीकेबिलिटी लिमिट है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक था, कितना था, 5 करोड़ तक था, तो ही करंट फाइनेंशियल ईयर में यू कैन गो अहेड विद क्यूआरएमपी स्कीम, बिकॉज छोटे लोगों को ही कंप्लायंस ना करने को बोला है। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स लेट फीस, और उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग बस एग्जेम्पशंस बाकी है, ई वे बिल बाकी है, एग्जेम्पशंस बाकी है, ई वे बिल बाकी है, दैट्स इट गाइज। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। फटाफट से क्या है मैं कर देता हूँ, और फटाफट से मैं क्या है आपको ये दोनों चीज़ रिवाइज कर देता हूँ, प्लीज़ याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। इसमें ही क्या है मेजर मिस्टेक होता है लोगों का, एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन रिटर्न्स यार। Understand that returns is a chapter that recently is not asked in the exam of lately, and this is something very new. अमेंडमेंट यहाँ पे आए हैं बहुत सारे, यू हैव टू फोकस। चलो आज इसे याद रखते हैं। चलो सबसे पहले कैसे याद रखेंगे, 47(1) को फिगर आउट करो। 47(1) GSTR 1 and 3B। अभी 1 and 3B में क्या है, नील है और एक टैक्स पेबल वाला है, एक नील वाला है और एक टैक्स पेबल है। तो नील वाला सीन अगर हुआ तो उसमें ऑब्वियसली यार क्या ही पेनलाइज करेंगे, तो बोला 10 रुपया प्रतिदिन, 10 रुपीज पर डे, और फॉर दैट मैटर 250 रुपीज विच एवर इज लोअर। ओके, नाउ कीप दिस एज द बेस। ओके, ये 10 रुपया 25 हो जाएगा टैक्स पेबल में, और इसको बेस रखो आप, राइट। और मैं बताता हूँ बेस क्या है। ओके, बेस है अपना 4, 10, 20, ठीक है। 250 का 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। आर यू गेटिंग इट? यस, ठीक है, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो आज इसका याद रखना, अगर 1.5 करोड़ से लिमिट 1000, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ 2500, 5 करोड़ के ऊपर 5000। गॉट दैट? गॉट दैट? यस, ओके। Let me see. Okay.
यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अप टू 1.5 करोड़ है ना, यहाँ पे 1000। अब ऐसा याद करो कि यार 1000 प्लस 1.5 माने 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होता है 1500। उतना अगर ऐड कर दिया तो ये आ जाता है। और यहाँ पे ये 5 करोड़, तो यहाँ पे 5 फिगर आना चाहिए, 5000। नहीं, समथिंग लाइक दिस यू कैन फिगर आउट एंड डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। कॉम्पो वाले में इट्स सिंपल, ऊपर जो है ना, जो नॉर्मल का है नील वाला सीन, वही सेम कॉम्पो का है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, राइट। एंड हियर इन अदर्स अंडरस्टैंड दैट composition scheme is relatively a scheme that a small taxpayer will take rather than a big taxpayer। तो इसका जो क्या है, फर्स्ट पेनल्टी है, एज इन फर्स्ट लेट फी जो है वही इसका क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट लेट फी है। वी डोंट वांट टू चार्ज अ कॉम्पो टैक्सपेयर अमाउंट मोर देन 1000, मोर देन 1000 वी डोंट वांट टू चार्ज। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। और जब मैं बात करता हूँ एनआरटीपी की, तो नील वाले में अगेन ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 10 रुपया 25 रुपया। इसका लिमिट क्या है, 5000, इसमें नो चेंज, राइट। सो आई वुड लाइक टू रियली ओके रिकलेक्ट इट अगेन। तो GSTR 1 और 3 भी टेल मी फटाफट से। नील है तो नील में क्या, 10 रुपया प्रतिदिन, 250 विच एवर इज लोअर। और अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल में फटाफट से बताओ, ये हो जाएगा 25 रुपया प्रतिदिन पर डे। एंड द अदर विल बी व्हाट, नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज, वन इज 1000, the other is correct 2500, and the other is 5000, 4, 10, 20. Got it? Yes, remember it that way, remember it that way, okay। and obviously ऊपर टर्नओवर क्या है, तो यहाँ पे अप टू 1.5 CR, यहाँ पे 1.5 CR से 5 CR, और यहाँ पे मोर देन 5 CR। okay, is that very clear my dear friends? Is that very clear? yes sir, okay। तो remember that please। कॉम्पो का नील ऑब्वियसली है दोस्तों 10 रुपीज़ या 250, और टैक्सेबल है 25 रुपीज़ या 1000। और एनआरटीपी का 10 रुपया 25 रुपया तो फिक्स है, और 5000 भी फिक्स ही है, राइट, नथिंग टू वरी। एंड GSTR 9 इज वॉट समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। तो वहाँ पे याद रखना अप टू 1.5 करोड़, फिर 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। यहाँ पे स्टार्टिंग इज ओनली अप टू 5 करोड़, राइट। यहाँ पे है फिर 5 to 20, मोर देन 20, अप टू 5 to 20, मोर देन 20। गॉट इट? ओके, देन इन दैट केस वेरी सिंपल, यहाँ पे पहले 25 रुपया प्रतिदिन है, फिर 50, फिर 100, 25, 50, 100। और यहाँ पे 0.02%, 0.02% और 0.25%। तो ये याद रखना है। पहले तो टर्नओवर याद रखो क्या है, अप टू 5, मोर देन 5, अप टू 20, मोर देन 20। नेक्स्ट 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। और नीचे वाला 0.2 एंड 0.25%, विच एवर इज लोअर। वेरी सिंपल, okay, I hope this is very clear। and the last part is my dear friends with respect to e-way bill and exemptions। e-way bill में याद रखना, सबसे पहले हम देखेंगे when will the need for e-way bill be generated। very simple, when my dear friends the consignment value exceeds 50,000, the consignment value exceeds 50,000। and understand, you will always compute this invoice wise, delivery challan wise, bill of supply wise, you will never compute this assessee wise। So if assessee is supplying five types of different goods to 5 different buyers, 5 types of goods to 5 buyers, 5 types of goods to 5 buyers, then in that case it's very imperative for us to understand that we will not add up anything, we will separately compute the consignment value of each invoice। If all the 5 are, let's say 20, 20, 20, 20, 20, I will generate e-way bill for none of them। Why? Because they are all separate consignments, so there is no point of clubbing it, right? So remember that very well, 50,000 is the limit।
तो क्या ऐड करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड कर दो, जीएसटी ऐड कर दो, बट कोई एग्जाम सप्लाई साथ साथ में की है टैक्सेबल के तो वो ऐड मत करना, दैट्स इट। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट बी में वैलिडिटी ऑफ ईएवल। तो ओडीसी है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है? पता है आपको कि ओडीसी बड़ा व्हीकल, इट टेक्स टाइम टू ट्रैवल विच इज बाय ओनली 20 किलोमीटर्स एंड एवरी एडिशनल डे फॉर एनी एडिशनल किलोमीटर्स। पर वही क्या है, अदर देन ओडीसी शॉर्टर व्हीकल ट्रैवल फास्टर, सीधा 20 से 200 किलोमीटर्स प्लस एडिशनल। अच्छा, पार्ट बी में प्लीज रिमेंबर पार्ट बी में माय डियर फ्रेंड्स 3 चीज होगी। कंजाइनर से जाएगा ट्रांसपोर्टर के पास, ट्रांसपोर्टर के से जाएगा वापस कंजाइनी के पास। तो कंजाइनर टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर टू कंजाइनी, कंजाइनर टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर टू कंजाइनी, ये जो 2 डिस्टेंस है टू एंड फ्रो के, वो विद इन 15 किलोमीटर्स होने चाहिए इन द स्टेट, विद इन 15 किलोमीटर्स होने चाहिए इन द स्टेट। ठीक है, अगर ये है तो आपको पार्ट भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फर्निश करने की, ना कई बार अपडेट करने की। तो 50 किलोमीटर का लिमिट याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वेयर नो ई वे बिल इज जनरेटेड, उसमें एक आइटम है स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ओके ट्रांसपोर्टेशन वेयर यू आर गोइंग टू वे योर गुड्स अप टू 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ये है और मैं वेइंग ब्रिज में जा रहा हूँ एंड दैट इज फॉलोइंग विद इन 20 किलोमीटर्स, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट एनी ई वे बिल बिकॉज वो जाके वापस आने ही वाला है फैक्ट्री। And the last of all the pack which has the maximum limits my dear friends is exemptions। सबसे पहले मुझे ही बताओ आप हेल्थ केयर सर्विस में व्हाट कैन यू थिंक ऑफ, वेरी सिंपल। सबसे पहले रेंटिंग ऑफ रूम up to 5,000 exempt, beyond 5,000 taxable, but in that beyond 5,000 if you have ICU, ICCU, NECO, CCU, ICU, ICCU, NECO, CCU or NECO, CCU, then in that case even if the amount is more than, rent is more than 5,000, it will be my dear friends okay exempt। Okay, next is my dear friends, please remember that when a hospital recruits a senior doctor, a senior consultant for its patient, to understand the consultant gets money from the hospital and hospital gets money from the patient, right? So again understand whatever money is retained by the hospital, because it also provides various services like obviously taking care of the patient, the beds, the ACs, the nurses, the doctors, all are exempt। अच्छा, दूसरा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात होटल क्लब गेस्ट हाउस की हो रही तो इनिशियली देयर वाज एन एग्जेम्पशन अप टू 1000, so initially it was exempt but now it is taxable, so now it doesn't matter that the tariff value is 500 or 5 lakhs, I don't give a damn, it is taxable। अच्छा, when I talk about when you are actually giving motor vehicle on hire, तो वहां पे याद रखना पैसेंजर कैपेसिटी इज मोर देन 12, मोर देन 12, बट आईटीसी में कितना है, मोर देन 13, करेक्ट। ओके, इंक्लूडिंग ड्राइवर है तो वहां पे मोर देन 13 पर्सन, और यहाँ पे कितना बोला है, मोर देन 12 पर्सन, याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना कि भैया अगर नॉर्मल मोटर व्हीकल है तो आई वांट दैट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड एंड द रिसिपेंट शुड बी स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट, एंड सेकंड केस में इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल शुड बी सोल्ड टू अ लोकल अथॉरिटी, सोल्ड नहीं, गिवन ऑन हायर टू अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एडमिशन माय डियर फ्रेंड्स याद रखना टू एंटरटेनमेंट इवेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सर्कस एंड अवार्ड फंक्शन एंड रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट एंड प्लानिटरियम, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स वेरी 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 क्लियरली। Only in this case there is a monetary limit of 500 rupees, तो up to 500 rupees everything exempt, beyond that 501 rupees सीधा taxable हो जाएगा पूरा अमाउंट। Are you getting it? Yes. You don't have any monetary limits for monuments or for that matter, okay, zoo या फिर क्या है बेटा, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ। अभी तुझे देखने का कोई कैसा पैसा देगा बेटा, देख अपने आप को, माँ कसम।
गॉट इट, यस 500 रुपीज़ है, याद रखना। ओके, टूर ऑपरेटर में नया नया लिमिट आया है क्या बेटा? ओके, नया नया लिमिट ये आया है, स्पेशली जब वो क्या है पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स दैट either it's 50% of the tour package or number of foreign nights divided by total nights multiply by tour package amount, whichever is lower. अरे whichever is lower, are you getting it? yes. तो इतने अमाउंट को एग्जेम्प्ट किया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। ऑडिट, तो पैकेज इज 1 लाख रुपीज़। नेपाल में आई हैव स्पेंड 7 नाइट्स, इंडिया में 3, तो अंडरस्टैंड इट्स 70% ऑफ 1 लाख, तो दैट 70,000 और 50% of 1,50,000, whichever is lower. 50,000 is the maximum exemption you can get. But let's say the night spent were 3 in Nepal instead of 7. It's just 3 in Nepal and 7 in India. So there 30% of the package, यानी कि 30,000 or 50,000, whichever is lower, 30,000 will be exempt, 70,000 will be taxable. Okay, remaining will be taxable. So that 50% वाला thing a lot of people fail to remember. Please remember. अच्छा, सर्विस बाय द वे ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और अ रिलीजियस ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्लीज याद रखना दैट सप्लायर्स कैन बी आइदर 12AB, 1023C, 1023 बब्बा। ये लोग अगर रेंटिंग का सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ रूम्स, रेंटिंग ऑफ शॉप्स, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स, प्लीज अंडरस्टैंड इफ इट इज अप टू 999 और 4 times 9 exempt. If it is beyond that it will be taxable. Okay, तो प्लीज रिमेंबर ये 99 वाला प्लीज जुगाड़ याद रखना। और वहां पे भी क्या 200 के बदले 199, कहाँ पे 31(3)B, प्लीज रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, RWO में प्लीज रिमेंबर द एग्जेम्पशन इज ओनली व्हेन द MMC इज अप टू 7,500, अप टू 7,500, मोर देन दैट टैक्सेबल। तो इन दैट की सोसाइटी विल चार्ज GST टू द society owners and they can also take the ITC in that case. But here if you cannot charge GST, you can also not take ITC. And what will be included, what will be excluded in MMC can easily be seen here. I have also drafted few sums that you will do with respect to exemptions. So one concept, one question का exemptions का अलग से मैंने क्या एक बनाया material, where in healthcare service you just have to see one question. Transportation of passenger, goods, education, RBI, ये वो सब उसमें दिमाग ही नहीं लगेगा, ठीक है। एंड द सेम गोज व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ एनी ट्रेड, प्रमोशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो उसमें 1000 रुपया है और वो भी पर ईयर, ऊपर वाला पर मंथ था बाय द वे। अच्छा, इसमें याद रखना एंट्री नंबर 11 में माय डियर फ्रेंड्स, इफ देयर आर एनी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर हेल्पिंग इन कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स, ओके, तो ये लोग क्या खेलते हैं, ये लोग ओरिजिनल वर्क्स ये वर्ड पे खेलते हैं। इसके बदले एग्जाम में दे देंगे रिपेयरिंग वर्क्स, ठीक है। तो रिपेयरिंग वर्क्स आ गया तो फिर सिंपल सी बात है, टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल वर्क्स इज नॉट रिपेयरिंग, ओरिजिनल इज डूइंग ओरिजिनल। अच्छा, पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल, तो यहाँ पे कई बार वो लोग कमर्शियल बोल देते हैं, तो ये भी एग्जेम्पशन उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिस्ट। नाउ द आर्टिस्ट हैज टू बी आइदर फोक और क्लासिकल, फोक और क्लासिकल, ता थई तत थई ता थई थत थम, ओके, अंडरस्टैंड। एंड करना क्या उनको, या तो म्यूजिक, या तो डांस, या तो थिएटर, ओके। फिर द परफॉर्मेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन, ओके, अमाउंट एंड दैट इज 1.5 lakhs, तो 1.5 lakhs एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर दिया टैक्सेबल हो जाएगा। एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी आपने किया है, डांस वांस किया है, म्यूजिक गाया है, टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, लीगल सर्विस में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, व्हेन द रिसिपेंट इज अ बिजनेस एंटिटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में चेक इट्स एग्रीगेट टर्नओवर, चेक इट्स थ्रेशोल्ड लिमिट माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके। If it exceeds RCM, if it doesn't exceed, it's exempt. Okay. And the last but not the least is my dear friends government service. Government service में सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ था कि आज अगर आप पोस्ट कार्ड, इनलैंड वाटर, इनलैंड लेटर, पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट करते हो तो इंश्योर करना दैट द एनवलप इज वेइंग less than 10 grams, because if it is more than 10 grams, understand, less than 10 grams is 9 grams, so it's either 10 grams or more of it,
please understand my dear friends, okay, it will be taxable. Okay. अच्छा, यहाँ पे इसका भी सेम ही सीन है. द रिसिपेंट is a business entity where the business, okay, understand, is crossing the threshold limit in preceding financial year. No, then don't directly comment that it's taxable or exempt. No, check its consideration. If it is beyond 5,000, then it's taxable as per our same. If not, then it is exempt. Next is, please understand, when it comes to old age home, CG है, SG है, charitable trust है, they are going to rent rooms for only 25,000 rupees per month for all the old age old people. यानी old age में आ जाएंगे senior citizen. ठीक है, that's it. तो यहाँ पे 60 years वाला याद रखना. और यहाँ पे my dear friends, if you remember, okay, there is also one more charitable trust wala exemption where they talk about skill based program or education program for whom, but yes, for people who are aged more than 65 years, and that too in rural area. तो ये इनिशिएटिव लिया हमने. तो ये 65 यहाँ आता है, यहाँ पे 60 आता है. याद रखना मेरे भाई, रायता मत फैलाना इसका. ठीक है, that's it. Okay. And the last but not the least, my dear friends, entry 3 and entry 3 है. entry 3 है my dear friends, प्लीज याद रखना. ओके, कि जब वो सर्विस दे रहा है तो वो 7.2 में है, और जब वो सर्विस ले रहा है, जहाँ पे बात करी है हम लोगों ने, एक तो प्योर सर्विस की, और दूसरी है वेयर द कॉम्पोजिट सप्लाई इज गिवन वेयर द गुड्स का कंपोनेंट इज नॉट मोर देन 25%. वेयर द गुड्स का कंपोनेंट इज नॉट मोर देन 25%. वेरी सिंपल. देन इन दैट केस इट इज ऑल्सो exempt. Okay. Also, one thing you can add here definitely, my dear friends, in these government wala exemptions, one is that if you are a supplier and if you are providing any, let's say, brochure publicity service, okay, brochure advertising service, and the recipient has to be a CG SG UT का training center. And the expenses that these people are willing to bear is minimum 75% or more. Okay, 75% or more. Are you getting it? Yes. ठीक है. तो ये सब खर्चे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए CGSG UT करते हैं, जहाँ पे मिनिमम उनका खर्चा 75% है. 25% प्राइवेट कर सकता है, पर 75% तो वही कर रहा है. तो भी क्या है, एग्जेम्पशन आ जाएगा. एंड द रीजन आई टुक केयर इज बिकॉज ऑफ 75% वाला केस. ठीक है, दैट्स इट. आई फील माई डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट. आई फील दैट्स अ गुड स्टार्ट. दैट्स समथिंग गुड दैट यू शुड पैट योर बैक ऑन. Here, my dear friends, we are clearly done with all the monetary limits of GST. There is no other monetary limit that will exist and not be present here. No, you don't have to memorize beta the notification number. Just write exempt or taxable and state the reason for the same. Very simple. Very simple. But I think I am going to take a session on how to write the IDT paper because that's a very frequent question. ठीक है, that's it. उसका एक नया वीडियो बनेगा, डोंट यू वरी. बट दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. एंड आई होप ऑल दीज इनिशिएटिव्स ऑफ न्यू वीडियोज़ दैट आई एम ट्राइंग टू कम अप विथ आर हेल्पिंग you in some or the other way. All the very best, my dear friends. Good night. Sleep tight. Enjoy your studies. And we are coming back tomorrow at the same time around 6 p.m. where we will be discussing all the due dates of GST. All the due dates of GST. तो जितनी भी due dates है, फिर वो ITC हो, credit note हो, returns हो, rectification हो, I don't give a damn.
we are discussing all the due dates and you are supposed to remember at the tip of your tongue. Will you be able to do that? Yes sir, my dear friends. Done. Okay, thanks a lot Vinayak, Kesarla, Sneha, Bala, Yo-Yo, Aditi. Thank you very much. Okay, Bala, I hope this helps. Can you all hear me, guys? Hello, can you all hear me, guys? Am I clear? Am I sounding clear? Is it all good? Am I clear? Am I sounding clear? Is it all good? Okay, it looks good. It looks good. It looks good, guys. It looks good. Okay. Okay, now understand, my dear friends, right now what we're talking about is very simple. Yes, this is live. This is live, but obviously this is live. Okay. I can see you, no one knows. Okay. So here what I thought is, let me do an initiative where we can cover all the due dates and time limits in GST. All the due dates and time limits in GST at one single place. Right? Isn't that a great thing? There's one document that you can just keep in front of you, right, on the bulletin board. And that's it. Okay. So I feel this is the best thing that you can have on the last day, or possibly in the last 1 hour or 2 hour, whenever you are going to appear for an exam. वैसे I generally don't advise people to study at least an hour before the exam. I want people to relax, but in case that last day where the exams are there, that is on the 8th of November, so in the morning, if you just want to brush up all the due dates, I've kept it in one place जिससे क्या है, you can easily rush it through. आपके मोबाइल में it can happen, on your laptop or wherever you just want to keep a sheet of it. So I've just made sure that all the time limits are covered, जिससे it's just easier for you to recollect, nothing else. Okay, yeah. So सबसे पहले, my dear friends, it's very important to understand composition scheme, right? Composition scheme, my dear friends, please understand. Okay, in that case, it's very important that you remember that once you exceed 150 lakhs in the current financial year, understand you are no more a small taxpayer, you are a big taxpayer. So the first thing is intimate the government that you have now stopped paying taxes for a compo scheme, and you'll have to actually opt for normal scheme. Second, understand that as per 18(1)(c), okay, you can get the ITC of inputs and capital goods when such transition happens, when you actually go from compo scheme to normal scheme. So there must be a lot of stock, a lot of capital goods that you've purchased in compo scheme, but now you are using it when you are in normal scheme. In that scenario, okay, you want the ITC of the same, so you can get the ITC of the same, right, with the help of section 18(1)(c). So you will have to give the stock details and the capital goods details within 30 days of such event. Okay, second, my dear friends, okay, comes out to be section 10 subsection 5. Yes, section 10 subsection 5, where it is said that if you are liable to pay taxes for normal scheme, but you are still paying taxes for compo scheme, so you are so shameless that you have either contravened the condition of 10(2), or you are either you have exceeded 150 lakhs, but you have continued to pay taxes per compo scheme. You are not paying taxes per what? Normal normal scheme. You are actually paying taxes per compo scheme, whereas you have contravened any conditions, or you've exceeded 150 lakhs. In that case, my dear friends, understand, proper officer will issue us SCN, that is show cause notice, that show me the cause why you should be allowed to keep paying taxes for compo scheme, because according to me you are liable to pay taxes for normal scheme. Then show me the cause, show me that why, right? Reply by registered person within 15 days. So obviously, if the show cause is on me, I'll have to reply within 15 days. And if the proper officer
likes my reply, he will accept my argument, and he will not issue any demand order. But if he doesn't, then he will deny it. Okay, understand that I will have to, okay, so if it's obviously proved that, okay, I have contravened the condition of, or I've exceeded 150 lakhs, I have to then send the details of the stock and the capital goods within 30 days. इसको correction कर देना, it's not 90 days, it's 30 days from the date the option is withdrawn. ठीक है, so next है tax invoice, debit note and credit note. Okay, now understand in case of goods, okay, देखो वैसे द एंटायर चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट्स. इन केस ऑफ गुड्स मूवमेंट में रिमूवल और डिलीवरी में डेट, नो मूवमेंट में डेट ऑफ डिलीवरी. बट व्हाट आई एम फोकसिंग इज ऑन स्पेसिफिकली 31(7) बिकॉज इट हैज फ्यू नंबर्स, राइट, दैट डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. सर्विस में वेरी सिंपल, you have 3 stages. One is completion of service, then invoice and then payment. तो इस केस में what has government said that okay, the last day to issue invoice will be within 30 days from the date of completion of service. Okay, so you have to make sure that completion होने के 30 दिन के अंदर you raise the invoice. So either you can raise the invoice before completion, but if you are raising invoice after completion, which is generally the case, right, then make sure it is within 30 days, because if you exceed that, then it is an improper raising of invoice. Got it? Yes. 45 days, this is what generally people misunderstand and generally people don't remember on the exam because of some anxiety or panic, and that is very simple. Banks, insurance companies, financial institutions including NBFCs, 45 days, 45 days, 45 days. Okay, प्रोविजो क्या है इसका? प्रोविजो 31(2) का ये है that in case there are taxable services provided between distinct person, यानी between 2 branches having the same PAN, okay, and the industries either banks, NBFCs, telecom companies या फिर insurance companies, right, Axis Bank to Axis Bank, Axis Bank Maharashtra, Axis Bank Gujarat, right, Vodafone Mumbai, Vodafone Delhi, right, Bajaj Allianz Mumbai, Bajaj Allianz let's say Chennai, you know, Muthoot Finance Mumbai, Muthoot Finance let's say Jaipur. So if such thing happens, then definitely my dear friends, in that case that 45 days wala limit goes off, and in that case you will say date when the supplier records the supply of service or expiry of the quarter in which supply was made, whichever is earlier, correct. Next is 31(5). This is with respect to continuous supply of service. इसमें याद रखना 3 महीना वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, that 3 months, that is very important. That continuous supply of service is named as continuous supply of service if on recurrent basis as a supplier I keep giving continuous service for a period of more than 3 months and opposite person, okay, makes me payment. Now that can be understood. In that scenario the due date of payment can be ascertainable, it can be unascertainable, and okay, understand, okay, the payment can be linked to completion of that event. The payment can be linked to completion of that event. Very simple. Okay. अच्छा, when the due date of payment is ascertainable, understand, on or before due date of payment आपका time limit होगा. If not, then date of payment के वक्त होगा. And if the payment is linked to completion of event, then in that case, date of completion of event will be the time when you have to raise the invoice. Is that very clear? Yes. Okay. Next is, my dear friends, directly with respect to revised tax invoice, very important. Understand the period. The 2 questions that can be asked from here is that किस period से लेके किस period तक RTA issue करना. So you have to start from the date of becoming liable to register. That is actually the effective date of registration. Why is it effective date of registration? Because as soon as you became liable, okay, you applied within 30 days, which is why this date becomes the effective date of registration. So from the effective date of registration up to the date of grant of RC, whatever supplies you have made to a registered recipient, because only a registered recipient would care for ITC.
Okay, understand, you are issuing invoice to them, but that invoice does not have GST number. So now you will have to give them an invoice which has GST number, but that will happen only once you have GST number. And when will you have GST number? 15/7. So obviously you are able to now give them an invoice which will have GST number after 15/7. So within how many months will you issue them revised tax invoice? Because the earlier the better, so that the earlier you issue them, the earlier they can get the ITC. Government has set out a limit of 1 month. So within 1 month, okay, you have to make sure from the date of grant of RC, you issue them RTI, that is revised tax invoice. Is that very clear, my dear friends? Okay, fantastic. Okay, so here there are 2 time limits, understand, in fact 3 I would say. Firstly, effective date of registration कब होगा? When you apply within 30 days of becoming liable to register. Second, from what period to what period will you have to take the supplies into consideration? So effective date of registration, that is the date of becoming liable, up to date of grant of RC. इस पीरियड के बीच का सप्लाईज लेना है आपको, जिसके रिलेशन में आपने एक ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया होगा जिसपे GSTN नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपको मिल रहा है कभी on 15/7. Okay, so after 15/7, within 1 month you will issue what? RTI. 1 month. Understand when I'm using 30 days, understand when I'm using the term 1 month, right? Very important. Please don't confuse yourself. Okay, time limit चल रहा है बेटा, time limits चल रहा है. Yes, I'll just change the title. Okay, understand that. Okay, next, time limit for declaration in the return. Okay, now understand, with respect to debit note and a credit note, ideally, okay, in the month in which debit note has been issued is the time limit with respect to that, but frankly credit note is where it matters the most. In case of credit note, understand that you will have to furnish your credit note in your GSTR1 and in your 3B. It's very important that you furnish that, because it is because of that credit note will you be able to reduce your liability which you have taken up. Okay, because you did not know what is going to happen in the future. So ideally, when you had made the supply, you had told the recipient that listen, 50% discount you will get if you sell all the goods that I've sold to you and you give me a repurchase order within 3 months, and that happened. Now I will have to give you 50% discount. So when I had raised the invoice, I did not know you will come back to me, so I raised at a full amount. Now when you are coming back, I have to adhere to my promise, and which is why, okay, the sale that I had recognized at 100, now I have to recognize it at 50, because I have to give you a discount of 50. Is that very clear? And which is why the credit note, okay, comes out to be 30th November following the end of financial year in which supply was made, or actual date of furnishing annual return, whichever is earlier. Okay, that's it, my dear friends. Next is very simple. Okay, and this is a new amendment. Okay, also with respect to credit note, understand credit note ka time limit, ITC का availment का time limit, and also rectification का time limit, all are now at par. 30th November of the next financial year, or the date of filing actual date of filing annual return. It's actual date, not due date, remember that. Okay, whichever is earlier. So all the due dates are at par. That's a great thing, because they were all just varying to a great extent, and it's very important, my dear friends, that you now remember them all together, right? And it's easier job, rather, I should say. Okay, time of supply is something, my dear friends, very important. फटाफट से देख लो. Okay, section 12, section 13, section 12 में, my dear friends, with respect to again 31(7), I would like to specifically mention that, okay, please understand that you will have to compare date of issue of invoice. Yes, you will have to compare date of issue of invoice, that is the actual date of issue of invoice, with what? Okay, in case goods sent on approval for sale or return, date of approval, or 6 months from the date of
removal whichever is earlier, and in case of continuous supply of goods you will have to compare it with date of issuance of statement or date of payment whichever is earlier. Acha, mainly it's 12 subsection 3. Understand, I don't know, for some reason people don't remember this, but it's a very easy way to remember 12.3. Okay, that is reverse charge mechanism. Understand, you are looking at from the perspective of recipient. You are looking at from the perspective of recipient. So recipient will first receive the goods, then he will make payment of that, and the last date is 31 days from the date of issue of invoice. That's it, done. But when it comes to service, my dear friends, understand, you cannot track service. So there is no date of receipt of service like an event, and which is why the only event they have is date of payment. And 31 के बदले यहाँ पे आ जाएगा 61. Are you getting it? Yes, that's it. Okay. Also, please understand, my dear friends. Okay, that is 13.3. Achha, there is a lot of confusion though with respect to 13.2. 13.2 may understand there are only 3 events: date of completion of service, date of invoice, date of payment. If you issue the invoice at the right time, that is within 30 days, invoice a payment whichever is earlier, invoice a payment whichever is earlier. But if you delay in issuing the invoice, that is if you delay the invoice after 30 days, government says we will not give any damn about the date of invoice now, because it's too late to trust it. Now we will directly go ahead with date of completion of service, and we will compare it with date of payment whichever is earlier. Okay, yeah. Please make sure that these 30 days will here also be replaced by 45 days if the service provider happens to be bank, NBFC, insurance company. Bank, NBFC, insurance company. Okay, that's it. Next, my dear friends, is with respect to registration. There are a lot of time limits here. There are a lot of due dates here. Please focus kariye. Okay, understand that generally, okay, please, with respect to section 27 NRTP CTP, so they have to take compulsory registration, point number 1, under section 24. And generally what happens is, once you start supplying, then you have to register in normal cases. But in case of NRTP and CTP, first you register, okay, then you do your supplies. So you register when? At least 5 days before commencement of business. At least 5 days before commencement of business. Are you getting it? Yes. Okay, so if you are starting a business on 20th, at least 15th या 15th के पहले you have to register. You cannot register after 15th. That's your deadline. Are you getting it? Yes. And at the time of registration, you also have to make the payment. You also have to make the payment, which is an advance payment, where you have to estimate your output tax, you have to estimate your ITC, and finally, deposit that amount in the e-cash ledger. Okay. If that amount is sufficient, great. If it is less, you have to pay interest. If it is more, you will get the refund. Got it? Yes. But the 5-day limit is what you need to really remember in case of NRTP, CTP. NRTP, CTP, or NRTP, CTP. Okay, correct. Also remember that the registration of them will be valid for, okay, either 90 days or the period for which they apply, or the period for which they apply, whichever is earlier. And there is an extension allowed, yes, only one time, only ek bar. Okay, and the period will be the same for which you have applied, or 90 days, whichever is earlier. That's it. Next is procedure. अभी procedure में बहुत लोग डर जाते हैं. There are a lot of people who are afraid unnecessarily with respect to procedure यार. Okay. Is my throat not clear? Is it all good? Is my voice not clear now? Tripti? All good? Tripti, are you able to hear me? Hello, is it audible? Does it look good, guys? Come on. Okay, ठीक. Now understand that procedure for registration, my dear friends, there is part 1 and part 2. Okay, very, very, very important, my dear friends. Part 1, okay, is basically about the fact that first you understand the concept of effective date of registration, right? There is no background noise, no guys, there is no background noise, no? ठीक है? Done.
person becomes liable to register either under 22 or 24 in normal scenario. ठीक है. Now if he registers within 30 days, the effective date becomes date of becoming liable to register. If he does not, then date of grant of RC becomes the grant of effective date of registration. Now as soon as he is liable to register and he goes and applies for his RC, there are two parts, part A and part B. Okay, part A में understand you have to, okay, form which form, GST REG 01 form, उसमें you have to give details like PAN, mobile number, state. Okay, once it is verified, then they will send you a TRN, temporary registration number, where on your email ID and or your mobile phone. Okay, and you have to use that information and okay, go to the GST portal and file part B. In part B you will have to find details like, okay, what is the constitution of business, is it in the form of partnership firm, company, sole proprietary, क्या है वो, jurisdiction क्या है आपका, ऑप्शन क्या ले रहे हो आप, आर यू गोइंग विथ कॉम्बो स्कीम, आर यू गोइंग विथ नॉर्मल स्कीम, address of principal place of business and additional place of business, are you getting it? Yes. So all these kinds of information will be given, and obviously information of Aadhaar, right? Now application will be forwarded to the proper officer for verification, right? So now the ball is in the court of proper officer. Okay, also understand the date of application. Date of submission of application will depend on whether you have done your Aadhaar authentication or not. Okay, so date of Aadhaar authentication or 15 days from the date of submission of part B, whichever is earlier. Okay, so now my dear friends, all I want to tell you is right, that now that the entire ball is in the court of proper officer, okay, please understand there is case 1, there is case 2. Now if you have opted for Aadhaar, my dear friends, and PO is satisfied, then please understand, okay, that the grant of RC in 7 working days from DUSA. Okay, what does that mean? That if you have done your Aadhaar authentication, you are sought for life within 7 days from the date of submission of application. Within 7 days from the date of submission of application, understand one thing clearly, understand one thing very clearly. Okay, and that is what very simple, you will get your RC within 7 working days. You will get your RC, or otherwise deemed approved. And if you don't get, don't worry, it will be deemed understood as it is approved, right? So once you have submitted the application within 7 working days, either your application will be accepted or either it will be rejected. No, rejection सीधा नहीं होगा, पहले they will send you a notice, the deficiency notice, that we feel that these information given out here are incomplete, right? And you are seeking some clarification with respect to that. Then in that case, please understand, my dear friends, okay, that you have to reply within 7 working days. Okay, and the proper officer is satisfied. Very simple, within 7 working days he will make sure that he say a yes or a no. So in this case where Aadhaar authentication is concerned, understand that there is only 7 working days that we are talking about. Within 7 working days proper officer will either say yes or a notice. Yes, तो ठीक है, notice, then you will have to reply. How many days? Within 7 working days. Now the ball is in the court of proper officer. Either he will say yes or a no. How many days? 7 working days. And if he doesn't reply, deemed approved. Perfect. ठीक है. अच्छा, next क्या है? If he fails to undergo Aadhaar authentication, or okay, he does not opt for it, or understand that the proper officer deems it fit to carry out physical verification, or as per the data it is necessary to carry out site verification, then understand, very simple, site verification will take time. So instead of 7 days we are opted for 30 days. So yes या no, तो सब ठीक है, within 30 days you get to know that, ठीक है, चलो, simple. Okay, grant RC. ओके, अगर ठीक नहीं है तो फिर इशू नोटिस. यू हैव टू रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज. दे विल ऑल्सो सी योर रिप्लाई एंड रिप्लाई टू यू विद इन अगेन 7 वर्किंग डेज, येस और नो. वेरी सिंपल. तो इसमें से पहले में 30 है, दूसरा सब 7 ठीक है, परफेक्ट. इसमें पहले में 30, इसमें सिर्फ 7 ही है. इसमें पूछताछ के लिए टाइम लगता है, यू नीड सम टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो पहले 30 है एंड देन 7 है, ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट,
25/8. Now this is something that a lot of people tend to really forget. So please मैं हाथ जोड़ से आपके क्या है बेटा विनंती करता हूँ, take 25/8 seriously. Okay, people tend to forget this. Now due to some inquiry, survey, inspection, search, okay, proper officer got to know that you are liable to register but you are not registered. You are liable to register but you are not registered. Then in that case, okay, he will issue a temporary GST number. If you accept that, if you accept the reason behind that, then it's great. Okay, you will have to make sure that you submit an application for RC within 90 days from the date of grant of temporary registration, right? But if you want to object it, then you will go for an appeal. Okay, so, okay, in that case you make sure that you go for an appeal, but once the appeal order is set, either it will be on your favor or against you. If it is in your favor, then no registration, but if it is against you and you have to register, then within 30 days, understand this is important, this timeline is important, within 30 days you will have to, okay, apply for registration. तो यहाँ पे 90 days है, यहाँ पे 30 days, ठीक है, 30 days because obviously now the appellate authority was involved. Within 30 days there is full clarity, you have to register. And 90 days, okay, simple सी बात है यहाँ पे है, okay, so here you have to first accept the claim that the proper officer has said, and within 90 days enough time is given and you will have to, 90 days याद रखना है, 90 days पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. And in this 25/9 make sure that when a UN, okay, when a UN holder applies for RC, then with the recommendation of Ministry of External Affairs, okay, within 3 days you will get the UN number, okay, once you have applied for it, ठीक है. अच्छा 28 में प्लीज याद रखना, अमेंडमेंट इन आरसी में अगेन देयर इज अ प्रोसीजर. नाउ देयर इज एन अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट, कोर और नॉन कोर? कोर, बिकॉज नॉन कोर तो OTP से ही हो जाता है वैलिडेट, कोर में यू नीड परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. नाउ द चेंजेस हैपेंड, यू हैव चेंज योर लीगल नेम फॉर एग्जाम्पल, विदिन 15 days अप्लाई भाई, विदिन 15 days तुरंत अप्लाई करो, तुरंत, ठीक है, विदिन 15 days तुरंत अप्लाई करो विद द डॉक्यूमेंट्स, राइट. Again, now the ball is in the court of proper officer. Either he will say yes or either he will issue a notice. If yes, then approve it. Very simple. If okay, if there is a doubt, you need some clarification, you have to give opportunity of being heard, then give that beta, give that, okay, give that. So when you have submitted your application within 15 working days, either your request will be approved or very simple, a notice will be issued. Now the notice is issued, you have to reply within 7 working days, and they will see your reply and reply again within 7 working days, either a yes or a no. तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 15 वर्किंग डेज है पहले, फिर 7, ठीक है. क्योंकि अंडरस्टैंड हियर आई डोंट हैव टू गो एंड विजिट सम साइट, which is why that 30-day period is now directly to 15-day period, ठीक है. Perfect. Next my dear friends is section 29. In section 29, frankly speaking, okay, when I talk about 29(2), there we have some major time limits, right? One time limit is clearly, okay, that if you are not filing returns as a compo taxpayer, this is an amendment which can be asked in the exam beyond 3 months from the due date of furnishing return, beyond 3 months from the due date of furnishing return, right? तो उसका मतलब क्या है, 30th April है डेट, तो विदिन 3 months is 30th July, May, June, July. So within 30th July, if you are not filing return, RC can be cancelled, right? Next is you have started your register. Understand, you have taken voluntary registration, voluntary ले लिया भाई आपने. Understand, within 6 months from the date of grant of RC, within 6 months from the date of grant of, okay, registration, very simple, you have not started your business, RC can be cancelled, right?
And in case of normal taxpayer, if you are a monthly filer and you are not filing return for continuous 6 महीना continuous. And in case of quarterly, if you have taken QRMP scheme, again it is 6 months only, but in the form of 2 quarters. Okay, 2 quarters. Simple. In that scenario, please understand that your RC can be cancelled. Okay. And when I'm talking about these periods, it's basically very simple. It's GSTR 3B. Okay, perfect. Also, Rule 10 is what generally people forget, which is basically the mandate given to you with respect to furnishing bank details. तो इसमें यार within 45 days या फिर due date of furnishing return, whichever is earlier. This is very important, right? So April 1, for example, you are liable to register. So 20th May, which is the due date of filing furnishing return, or you count 45 days from the grant of RC. Let's say for example 1/4 को you are liable and 5/4 को let's say the RC was granted, then from 5/4 you have to count 45 days. That's it. That will be the date which you will compare it with 20th May, whichever is earlier. ठीक है. Next is, my dear friends, procedure of cancellation. Now procedure for cancellation में it depends cancellation कौन करता है, या तो आप कर रहे हो या तो PO कर रहा है. Either you are cancelling your RC, either the proper officer is cancelling the RC, right? So in this scenario, my dear friends, event क्या है? Business discontinued, ट्रांसफर फुल्ली बाय मर्जर, डेथ, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी ऐसा कोई भी कांड हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर व्हाट विल यू डू? यू विल वेरी सिंपली, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. एंड आपने अप्लाई किया, उसके 30 दिन के अंदर आपका ऑर्डर पास हो जाएगा. तो 30 days प्लस 30 days, वेरी सिंपल. एंड इन केस ऑफ ओके योर RC getting cancelled by the proper officer, very simple. Okay, government says that in that case PO issues as seen as why his RC shall not be cancelled, right? You have to reply within 7 working days. Okay, and the proper officer shall find the reply either satisfactory or non-satisfactory. If satisfactory, then drop the proceedings. If not, then pass cancellation order within 30 days from the date of reply of our SCM. Is that very clear, my dear friends? दिस इज ऑल्सो स्पेशली ये प्रॉपर ऑफिसर वाला, ये भी क्या है, काफ़ी इग्नोर्ड है. टाइम लिमिट, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. इट कैन बी आस्क्ड इन सम MCQ, राइट? परफेक्ट. एंड इसमें भी क्या, इट इज़ वेरी इजी माय डियर फ्रेंड्स. रिवोकेशन में अंडरस्टैंड दैट व्हेन योर RC इज कैंसल्ड विद इन 30 days यू हैव टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन. नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. या इधर हैव टू से yes or send you a notice. So if yes, तो yes. If no, then very simple, they will give you a notice. So within 7 working days reply, and within 7 working days they will also see your reply and reply that okay, satisfied or not satisfied. ठीक है. Next is, my dear friends, ITC. ITC में please understand proviso to 16(2) has a time limit. That apart from 16(2) A से लेके D वाली conditions, you also have to remember that recipient has to make payment to the supplier. Recipient has to make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice. Got it? Well, there are 3 exceptions. Remember the 3 exceptions very well. They can be asked as a nude question. What do I mean by that? Very simple. सीधा बोल देंगे ये लिख दो, ये क्या है, इसके 3 exception क्या है प्रोविजो के. You should remember. ठीक है. अच्छा, this rule 37A is a new amendment that has recently been inserted, which says that understand if the supplier does not reflect the transaction in 3B which is shown as outward supply in 1. Easy, if it does not show it within by 30th September of next financial year, then recipient, you will have to bear the consequence of that, and you will have to check it with the supplier and make sure that if there are any supplies where he has showed in 1 and not shown in 3B or not paid in 3B, very simple, then you recipient, you must have easily taken the ITC of that, because उसने 1 में दिखा है नहीं, तेरे 2B में आ गया तो तूने 2B में देख लिया, तो you have easily taken the ITC in the 3B, because you don't know whether he has paid the tax or not, because there is no way to confirm that if the supplier is telling lies to the recipient. In this case,
if the supplier does not pay tax as per 3B, does not show the transaction in 3B which is already shown in 1, then recipient will also have to reverse the ITC before 30th November. ये 30th सितंबर और 30th नवंबर का याद रखना सप्लायर के लिए सितंबर, स रिसिपेंट के लिए नवंबर, र न कुछ है नहीं, मैं सही सी बोल रहा हूँ. ओके ठीक है. नेक्स्ट 16.4 का वही टाइम लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स जो क्रेडिट नोट का था, प्लीज रिमेंबर. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न्स चैप्टर. और एक लास्ट सॉरी ई वे बिल है बाकी, दैट्स इट. ओके रिटर्न्स चैप्टर में प्लीज याद रखना व्हाट इज द केस व्हेन आरपी debars. Okay, the registered person is debarred from filing GSTR 1 or invoice furnishing facility when there are 3 कांड्स that are happening. 3 कांड. तूने 3B प्रीसीडिंग मंथ का क्या फाइल ही नहीं किया तो तेरा बंद करवा देंगे भाई. तूने 3B का प्रीसीडिंग नहीं किया है, तूने अप्रैल का नहीं किया, तो फिर मई का तेरा क्या है, 1 ही फाइल नहीं होगा. तो लोग क्या कर रहे थे, 1 फाइल कर रहे थे, 3B में टैक्स पे नहीं कर रहे, 1 फाइल कर रहे हैं, 3B में टैक्स पे नहीं कर रहे. और हो गया क्या गया, 1 मैंने फाइल कर दिया, रिसिपेंट के 2B में तो रिसिपेंट ITC ले रहा है. तो रिसिपेंट एक ऐसा क्या है, बेनिफिट ले रहा है गवर्नमेंट से जिसका टैक्स गवर्नमेंट को मिला ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई तूने प्रीवियस मंथ का अगर 3B फाइल नहीं किया तो मैं इंश्योर करूंगा कि तेरे पोर्टल में नेक्स्ट मंथ 1 का डिसेबल हो जाए ऑप्शन, तू रिटर्न ही फाइल ना कर सके. ठीक है. और तू रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा तो रिसिपेंट से जो टैक्स कलेक्ट किया है उसका रिसिपेंट ITC नहीं ले पाएगा, बिकॉज तूने 1 नहीं फाइल किया तो उसके 2B में नहीं आएगा. एंड विच इज़ वाई इट इज़ अ मास्टर स्ट्रोक एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट माय डियर फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट ने किया है. ओके दैट्स इट. ठीक है, ये केस है. एंड द सेम हैपेंस विथ रिस्पेक्ट टू माय डियर फ्रेंड्स QRMP स्कीम. तो उसने अगर क्या किया है, ओके अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का यानी प्रीसीडिंग क्वार्टर का नहीं किया है, ओके 3B फाइल, तो उसको फिर क्या है, नेक्स्ट मंथ का क्या है, कुछ नहीं करना पड़ेगा यार. 1 और IFF फाइल नहीं कर सकते आप. ठीक है. एंड लास्ट इसमें क्या है, ऐड कर दिया है इंटीमेशन टू पे और एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ 1 and 3B इन ओके 88C का रूल. राइट. तो 88C का रूल क्या बोलता है, 88C का रूल बोलता है देख भाई अगर तेरा 1 का जो लायबिलिटी है इफ दैट इज मोर देन 3B, 1 का जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इफ इट इज मोर देन 3B, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. राइट. आइदर पे द डिफरेंस और एक्सप्लेन द डिफरेंस, आइदर पे द डिफरेंस और एक्सप्लेन द डिफरेंस. हाउ मेनी डेज, विद इन 7 days. And if the amount is not paid or the reply is not acceptable by the proper officer, very simple, recovery of the tax shall start. Right. Perfect. Also, the registered person to whom intimation is issued shall be debarred from filing 1. Are you getting it? Yes. और अगर 1 क्या है बंद कर दिया आपने तो खत्म बात. फिर वो समझो कि यार वो माल ही नहीं बेच पाएगा किसी को, बिकॉज जो खरीदार है उसके 2B में नहीं दिख रहा है तो उसको ITC नहीं मिल रहा. That's it. Okay. Also understand that the rectification of GSTR 1 and 3B, 1 and 3B, my dear friends, are now one and the same. Just like ITC का डेडलाइन, क्रेडिट नोट का डेडलाइन. नेक्स्ट कॉम्पो टैक्स पेयर क्या क्या है, तो वेरी सिंपल, उसका रिटर्न्स का है अभी एनुअल हो गया है वो, पर पेमेंट अभी भी क्या है, क्वार्टरली है. ठीक है. इसका GSTR 4 फॉर्म 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और पेमेंट ओके हर क्वार्टर के अगले महीने की 18 तारीख. ठीक है. नेक्स्ट NRTP का क्या है, पेमेंट उसका है एडवांस में, एडवांस टैक्स पे करता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रिटर्न्स वो फाइल करेगा कभी. तो इसमें भी एक नया तगड़ा अमेंडमेंट आया है. ओके. और वो है 13th of the next month और 7 days from the date of expiry of RC whichever is earlier. ठीक है. अच्छा, फाइनल रिटर्न में ये भी यार पब्लिक मिस्टेक कर देता है कि फाइनल रिटर्न में जहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग CTP खुद बोलता है कि भैया मेरा RC मुझे या तो कैंसिल कर दिया प्रॉपर ऑफिसर में या तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, तो उसमें डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, नाउ दीज आर डिफरेंट. वाई, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर होता है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ, डेट ऑफ कैंसिलेशन जो होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन विच कैन बी either before the order or after the order, it can be prospective or retrospective. तो जो भी लेटर डेट होगा वहां से 3 months गिनना. ठीक है, वहां से 3 months गिनना.
ठीक है, तो लेटर पहले ले लो और फिर वहाँ से 3 मंथ्स गिनो। पब्लिक क्या करता है, जहाँ पे यहाँ पे आइडियली अर्लियर ले लेता है, अर्लियर, इट टेक्स इट अर्लियर एंड देन 3 मंथ्स, और आइदर इट जस्ट डज लेटर वाला पार्ट, 3 मंथ्स का कैलकुलेशन वो करता ही नहीं। तो इसीलिए 3 मंथ्स वाला प्लीज़ याद रखना मेरे भाई, प्लीज़। ओके ठीक है। एंड ऑर्डर वाला जो है वह जहाँ पे सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया एंड रिसिपेंट हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, वो 5A फाइल करता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट। अच्छा, एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर QRMP स्कीम की बात करें तो भैया आज एक्सरसाइजिंग का डेट क्या है, वेरी सिंपल। अगर मैं कौन सा क्वार्टर कर रहा हूँ, लेट्स से मैं अप्रैल से लेके जून, यानी जून क्वार्टर में अगर टारगेट कर रहा हूँ तो भैया मुझे कब करना है, वेरी सिंपल, मुझे इसके पहले का क्वार्टर जो है जैन फरवरी मार्च, तो 1 फेब से लेके यहाँ पे अप्रैल में 1 में, सॉरी 31 में, आई एम सो सॉरी 30th अप्रैल, ओके। आपके पिछले क्वार्टर का दूसरा महीने का पहला दिन, आपने पिछले क्वार्टर का दूसरे महीने का पहला दिन, और आपका जो करंट क्वार्टर है उसका जो लास्ट दिन है, अप्रैल का लास्ट दिन है वो, ओके, वो है, ओके। तो वो क्या है, टाइम लिमिट है आपके पास, उतने टाइम के अंदर प्लीज़ QRMP स्कीम लेना है कि नहीं वो देख लो। अभी दूसरा सिनेरियो क्या है, एक है 1, एक है 3B, एक है 1, एक है 3B, और एक है आपका पेमेंट का ड्यू डेट। तो 1 का क्या सीन है भाई, तो बोल दिया 1 का, और IFF का सीन ये है कि भैया हर महीने की 13 तारीख ले लो आप। तो पहले 2 के लिए आप IFF कर देना और लास्ट मंथ के लिए आप क्या है GSTR 1 फाइल कर देना। और 3B का क्या है, तो याद रखना 22 और 24 है, 20 के बदले 22 और 24 हो गया है, वो 11 के बदले 13 हो गया है, और ये 20 के बदले 22 और 24 हो गया है। पता है आपको 22 और 24 का क्या सीन है, हम लोगों ने गणित किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें है 25 तारीख, तो फर्स्ट और सेकेंड का 25 है, बट याद रखना थर्ड वाले का जो है वो 3B के साथ ही क्या है पेमेंट हो जाएगा, जो नॉर्मली अपना होता है नॉर्मल स्कीम में, ठीक है, ओके। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ई-वे बिल। ई-वे बिल में सबसे पहले तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एक है पार्ट ए। पार्ट ए में सिंपल सी बात है कि जैसे ही पार्ट ए आप फाइल करते हो तो 15 दिन के अंदर पार्ट बी फाइल करना है, ओके। तो एक यूनिक ई-वे बिल नंबर आएगा, ओके, और इंश्योर करना है कि वो 15 दिन के अंदर आप फाइल कर दो पार्ट बी, वरना आपको पार्ट ए वापस जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, पार्ट ए में प्लीज़ इंश्योर करना माय डियर फ्रेंड्स कि आप कोई भी ऐसा कांड ना करें जिससे आपका पार्ट ही ब्लॉक हो जाए। जैसे कि अगर आप कॉम्पो वाले हो तो भैया आपने क्या किया, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक टैक्स ही पे नहीं किया है, राइट, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर टैक्स ही पे नहीं किया, तो भैया पार्ट ए ब्लॉक, ओके। पार्ट ए ब्लॉक यानी आप क्या है बेटा 50,000 से ज़्यादा का माल बेच रहे हो, ई-वे बिल इशू नहीं कर सकते। बीच में अगर किसी पांडु ने पकड़ा तो वो लेके जाएगा आपको कहाँ पे बेटा, ससुराल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलर टैक्स पीरियड, तो 2 टैक्स पीरियड से आप क्या है 3B फाइल नहीं कर रहे, 2 मंथ्स या क्वार्टर से आप क्या है GSTR 1 फाइल नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आपका सस्पेंड हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स क्या, RC, ओके। तो ये 4 में से कोई भी एक कांड अगर होता है तो याद रखना अमेंडमेंट के हिसाब से जो डिफॉल्टर है उसका आउटवर्ड सप्लाई बैन हो जाएगा, इनवर्ड सप्लाई वो अभी भी करता रहेगा, आउटवर्ड सप्लाई उसका बैन हो जाएगा, सेल्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा 138C के हिसाब से अगर क्या है जांच पड़ताल होती है और इन ट्रांसिट आपका व्हीकल पकड़ा जाता है, ओके, विद गुड्स विच डज नॉट हैव एन इनवॉइस, विच डज नॉट हैव ई-वे बिल, देन इन दैट केस अंडरस्टैंड द पर्सन, ओके, जिसने छापा मारा, इंस्पेक्शन किया, विद इन 24 आवर्स एक समरी रिपोर्ट देगा और फाइनल रिपोर्ट दे देगा विद इन 3 डेज, और एक्सटेंशन है, हाँ है, विद इन मोर 3 डेज। तो ये थोड़ा ये जो है वो क्या है पीरियड है जो संभाल लेना एक्सटेंशन के साथ। तो ये जितने भी है माय डियर फ्रेंड्स वो सब क्या थे, ड्यू डेट्स थे, और वो ड्यू डेट्स है किसके, ऑफ GST विच वी ऑल हैव डन, ओके, एट वन स्ट्रेच। इसके आगे ना कुछ है ना कुछ रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी मैंने भूल से भी मिस आउट कर दिया हो, मुझे नहीं लगता कुछ किया है, पर भूल से भी मिस आउट कर दिया हो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना और कैसा लगा आपको इनिशिएटिव बता देना. आई एम ऑल्सो कमिंग अप माई डियर फ्रेंड्स विथ द 2 important मोस्ट वीडियोज़. One is FMM series, frequently made mistakes. Second, how to write IDT paper and what are the common mistakes while writing IDT paper that I saw in your exam. And third is 1.5D strategy of taxation, right? And yes, I am also going to make an announcement, my dear friends, कि मेरा मैराथन जो है वो कब होगा, on the day of the exam, right? Both in Hindi, both in English, it will be there. So don't you worry. All these things will be done and your entire 40 marks is ensured, that is clearly taken care of. ठीक है, at any cost 40 में से 40 आना ही चाहिए. This will be a great booster, my dear friends, for your taxation subject and you can easily score an exemption. ठीक है, that's it my dear friends. Okay, अगर आपको अच्छा लगा इनिशिएटिव then please share, comment, subscribe. Thank you my dear friends. All the very best and do it. Okay.